इसमें अगर हम एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड ढूंढे, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फर्स्ट अमेंडमेंट में कह रहे हैं। और हमारे यहाँ पे अगर आप क्या हो रहा है, अगर हम आपको इसी जगह पे ये देखें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वही यूरोपियंस हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो अमेरिकन जब यूरोपियन से अमेरिकन बन रहे हैं, वो जब अपने लिए सिस्टम बना रहे तो उनको ये सब पता था जो कि हो चुका था उनके समाज में। तो उन्होंने कहा कि रिलीजन को दूर रखो, पर्सनल मैटर रखो, स्टेट से दूर रखो, वो उस यूरोपियन सिस्टम पे काबू रहे, कायम रहे कि सेपरेशन ऑफ, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट चर्च नहीं करेगा, तुम्हें अपना करना है करो, स्टेट नहीं करेगा। स्टेट, चूंकि अमेरिका जो लैंड ऑफ क्रिश्चियनिटी तो था नहीं, तो उन्होंने अमेरिका को इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, जो उन्होंने उसको इंस्टीट्यूशन नहीं बनने दिया। हालांकि आज अमेरिका यूरोप से भी ज्यादा क्रिश्चियनाइज्ड है, आज की डेट। वो तो बात सही है, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ वहां पे वो नहीं मिलेगा आपको क्रिश्चियनिटी, इंडिविजुअलिस्टिक है। यस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो आप पूछ रहे हैं शालीन जी, वो इनकी क्रिश्चियन है। रो वर्सेस वेड के केस में मुद्दा ये आया कि क्या एक लड़की अपना अबॉर्शन करवा सकती है, उसके पेट में जो बच्चा है पल रहा, उसका जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी माँ का जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जब क्वेश्चंस आए तो उनका क्वेश्चन कोई लॉ, मैन मेड लॉ नहीं दे सकता, ये मोरालिटी का क्वेश्चन आ जाता है। उन्होंने तो फिर अपना चर्च का लिया ना। फिर तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसके लिए, क्योंकि जब क्वेश्चन मोरालिटी की आई कि हमारे समाज में क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसको फिर हमारी हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। तो यूरोप की हिस्ट्री क्या है, फिर यूरोप की पेगनिज्म वाली हिस्ट्री तो उन्होंने डिलीट कर रखी है। जो भाई थोड़ा बहुत ग्रीक्स के फॉर्म में अवेलेबल है उसको वो भले देख ले, बाकी तो खत्म है। तो उन्होंने जो वो कहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको देखनी पड़ेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूरोप की देखनी है ना, अमेरिका की तो देखनी नहीं है। उन्होंने ट्राइबल्स की तो देखनी नहीं थी, अपाचेस की या जो दूसरे ट्राइबल है, तो यूरोप में जाके अपनी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारी आपकी भी नहीं देखेंगे। हमारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, इसलिए एक इंडियन जो है आपको अपीजर मिलता है बाय नेचर। वो ऐसा मत बोलो कि उसको अपने रिलीजन को लेकर दुखी हो जाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक क्रिश्चियन इस बात में नहीं शर्माएगा कि तुम्हारा भगवान झूठा है। एक मुसलमान को ये बात कहने में 1 मिनट का दर्द नहीं लगेगा कि तुम्हारा भगवान झूठा है, क्योंकि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है निर्माण करना। हमारे आपकी जहन का जो निर्माण किया गया है वो इसी हिसाब से किया गया है। जी सॉरी शाली जी बोलिए। तो बेसिकली ये रिलीजियस मोरालिटी को लाके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की भाई, जिसको आप रिलीजन करे वही कॉन्स्टिट्यूशन था ना। तो ये तो है ही ना, दिखाया अभी जो ये तो उन्होंने लगा दिया उसको पूरा, बिशप ऑफ कैलकटा मद्रास, वो सारा, वो मतलब पूरा पावर तो उन्हीं को दे दिया। नहीं, हम लोग अभी मैं यहाँ आने से पहले एक न्यूज पढ़ रहा था, ठीक है ना, उसकी क्या नाम है, न्यूयॉर्क टाइम्स की, जो हिंदुइज्म को लेके गाली देता है सारा दिन, हिंदू नेशनलिज्म। उनका न्यूज है भाई साहब, उसका टाइटल है वंस कैथोलिक प्रीस्ट केम टू इंडोनेशिया, नाउ इट एक्सपोर्ट्स देम, नाउ इट एक्सपोर्ट्स देम। और अगर हिंदू अपने सिस्टम की बात करे तो वो मोदी जो है हिंदू नेशनलिस्ट है। और ये अगर आप चाहेंगे लीजिए, मैं इसको शेयर करूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स के तो ओनर जो हैं वो छोड़ के, जो भी अभी आप देख रहे हैं ना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा है ना, once Catholic priests came to Indonesia, now it exports them. Assembly on floors and Catholic majority island in Indonesia ordained so many priests that a lot of them go abroad to serve the faithful, not the nationalist, Hindutva forces. No. कहां से लाते हो इतना डबल स्टैंडर्ड क्वेश्चन? तो ये वो तो खैर डबल स्टैंडर्ड यहाँ तो भर पड़ा है। September 7 on an Indonesian island about 500 miles east of the Bali, an open air truck travels the winding roads, and one recent Sunday it was taking dozens of jovial men, some already in white robes and their songbooks and guitars, to the church on the top of the hills. The men are training to become Catholic priests, while probably only a fraction of them will go to be ordained. Indonesia, the world's largest Muslim majority country, is producing so many priests now that many of them head overseas to serve the faithful.
The Roman Catholic Church knows how significant Indonesia and many countries in the global south are to its future. सोचिए क्या लिख रहे हैं. 2 years ago, Pope Francis declared that to find vocations, we will go to some island of Indonesia. He did not specify the destination, but he almost certainly meant the island of Floats, where 70% of the roughly 2 million residents are Catholic. तो अगर आप अपना बढ़ाओ, अपने रिलीजन को दूसरे के उसमें सिस्टम में घुसाओ, तो वो बड़ी अच्छी चीज है भाई. वहां कोई हिंदू नेशनलिज्म नहीं है वहां पे. तो बट लेफ्टिस्ट तो बेसिकली जो है रिलीजन को नहीं मानते ना, तो उन लोगों ने ऐसे मतलब फिर एक आइसोटोप है लेफ्टिस्ट. इंडिया का लेफ्टिस्ट बेसिकली मींस मुस्लिम. वो मुसलमानों से भी ज्यादा मुसलमान है. वो उसको अगर आप लेफ्टिस्ट कर रहे हैं तो फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं उसके शराड को. ही बेसिकली लव्स इस्लाम. ही बेसिकली एंजॉयज ऑल द फेस्टिविटीज ऑफ इस्लाम. आपको कभी वो ईद की, बकरीद की, दूसरी जो फेस्टिविटीज होती है उस पर आक्षेप करता हुआ नहीं दिखेगा. इस्लाम के किसी भी प्रैक्टिसेस को कभी वो बुरा बोलते हुए नहीं दिखेगा. इंडिया में कोई बाबा चमत्कारी है, ये वो कर रहा है, वो तुरंत उसको अटैक करेगा. और आपने कभी देखा बाबा आसाराम जी जेल में गए और भी कई हिंदू शंकराचार्य जेल में गए? कभी आपकी हिम्मत है? वो गवर्नमेंट ने तबलीगी जमात के वो जो दिल्ली वाले थे उसको करने की कोशिश की थी जब वो सब कोरोना का पीरियड हो रहा था. हाथ पांव फूल गए. नहीं करते अरेस्ट. जरा किसी बड़े मौलाना को, और जैसे शंकराचार्य के लेवल का किसी को अरेस्ट कर लीजिए, जैसे इन्होंने किया था कांची के शंकराचार्य को उठवा लिया था. तो आप कभी कंफ्यूज कर रहे हैं कि लेफ्टिस्ट जो है वो एक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है. तो ऑफ इंडिया जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये बेसिकली इस्लामिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. या वेरी आप वो बन जाएंगे, अरे मेरा एक दोस्त था उसने एक हिंदू से शादी की, क्या बड़ा लज्जत खाने बनाता था. भाई वो मुगल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं. जो भी कम्युनिस्ट है, जो एंटी गॉड है, वो क्या मासीरे आलमगीर अगर किसी ने पढ़ी है, उसको पढ़ने के बाद जब औरंगजेब ने कहा कि मंदिरों को तोड़ दो, शाहजहां ने, दुनिया भर के इन लोगों ने मंदिरों को तोड़वाया. जैसे एक्लिस्टिकल एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की गई, वैसे शरई कोर्ट की स्थापना की गई, शरिया को देश का लॉ बनाया. अब ये कहते हैं जी वो तो यहीं आके रह गए तो आप में से बन गए. अरे भाई आप भी अमेरिका में रहते हो, पर आपका अगर मिशन ये है कि अमेरिका के चर्चेस को तोड़ के इंग्लिश को हटा करके संस्कृत भाषा को स्थापित करना, तो क्या आप अमेरिकन हो? वो तो आपसे अमेरिकन वैल्यूज एक्सेप्ट करने की बात कहेंगे ना भाई. आज क्यों अभी कल पकड़ाया एक पाकिस्तानी जो उड़ाने चला गया था 7 अक्टूबर को, बदला लेना चाहता था वो, और अमेरिका में कल कनाडा में पकड़ाया वो लड़का. आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज नहीं देखी तो मैं आपको ब्रेक कर देता हूँ. And Pakistani aged 20 or 21 years has been arrested from the border of America, Canada. His sole aim was to cause mayhem at the Jewish gathering on 7th of October to take the revenge of Hamas or to replicate the Hamas-like action. तो पॉइंट ये है कि आप अमेरिकन वैल्यूज के साथ, क्योंकि अमेरिका में तो वो जूइश क्रिश्चियन ट्रेडिशन कहते हैं, हालांकि ये बड़ा एक ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है, जूडो क्रिश्चियन. इफ यू आर क्रिश्चियन यू कैंट बी जूडो, एंड इफ यू आर जूडो यू कैन नॉट बी क्रिश्चियन. सो जूडो क्रिश्चियन बेसिकली मींस, इसको समझना पड़ेगा, दैट Jewish tenets and European culture. That's what is Judo-Christian assimilation. Christianity is nothing more than European culture, European tradition, European language. गोवा का क्रिश्चियन अपने आप को पोर्तुगीज होने पे ज्यादा प्राउड कर रहा है. वो पोर्तुगीज, वो तो खैर है, बट ये मतलब जैसे जो ये जो है पूरा सोसाइटी, हाउ डिड एक्चुअली ट्रांसफॉर्म टू हेट्रेड फॉर हिंदूज? अब मेरे को 3-4 मैं आपको केस बताता हूँ, आप फिर उस पर थोड़ा व्याख्या करना. कि जैसे ये जो सेक्युलरिज्म की जो भाषा है वो बेसिकली एक हेट फॉर हिंदूज हो चुकी है. मतलब अगर इफ यू हेट हिंदूज एंड यू स्पीक वेनम अगेंस्ट देम, लाइक यू स्पीक इल ऑफ देम, देन यू आर अ ट्रू सेक्युलर पर्सन. नहीं देखो रमेश, नहीं इसमें मेरे को थोड़ा इसमें पूरा बात करने दे, फिर मैं तू अपना बताना इसमें. फिर अब जैसे आप आ जाइए कि बाद में जैसे ये शाहबानो का केस था, फिर कम्युनल वायलेंस बिल था, जिसमें मतलब किसी भी सेन सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मेजॉरिटी है दे हैव टू प्रूव कि भैया मैंने नहीं मारा है. मतलब कम्युनल वायलेंस बिल जो है वो तो पास नहीं हुआ, नहीं तो मतलब बहुत ही गदर हो जाता.
फिर ऊपर से आप आइए कि जो है आप देखिए कि ये वक्फ एक्ट बनाया गया। तो अभी 10 साल पहले वक्फ एक्ट की जो मतलब वक्फ की जमीन थी वो कुछ 4 लाख करोड़ ऐसे कुछ मतलब 4 लाख एकड़ ऐसे कुछ थी। आज की डेट में वो 9 लाख एकड़ कुछ है। कहाँ से जमीन आ रही है किसी को पता नहीं। अच्छा, इसी तुम अगर देखें तो केशव नंद भारती केस बहुत फेमस है। वो के फेमस जैसे मतलब वो दूसरी तरह से है। बट उसमें अगर आप रूट में देखें कि केशव नंद भारती का रूट क्या केस था कि वो जो है मठ की जमीन जो है हथियाना चाहते थे केरला गवर्नमेंट, और वो जो है बाकियों को देना चाहते थे। यही चीज वो क्या मुसलमान की जमीन कर सकते थे वक्फ की ऐड को? तो ये पार्शियल जो इन्होंने को मतलब जो हेट्रेड है सेक्युलरिस्ट का वो हिंदूज में कैसे मतलब ऐसे कन्वर्ट हो गया ये? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली जो मेरा मेजर क्वेश्चन है कि ये हिंदू राष्ट्र जब कहते हैं कि नहीं है, क्यों कहते हैं? ऐसा भैया अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर मतलब फिर क्या चाहिए फिर? नहीं, वो कहते नहीं है। अब मैं आपको ना हिंदू कुछ राष्ट्र नहीं बताना है। चाहता हूँ ये क्यों है। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। दिस इज जिसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको तब तक शालीन जी अपनी बात कह दें। तो मतलब मेरा इसी सेम कॉन्सेप्ट पे देखो, सेकुलरिज्म के जो आई डोंट नो पहली बात तो किसने इंजेक्ट किया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो कुछ फेजेस थे तो सेकुलरिज्म, पहले सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म करके कॉन्सेप्ट आया। जो कंटोर ऑफ डिबेट होता है ना, तो देखो डिबेट का कंटोर कैसे चेंज हुआ शुरू से मैं बता रहा हूँ। सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म था। तो मुझे जो लगता है कि ये पार्टीशन का जो घोस्ट जो हॉन्ट कर रहा था बहुत ज्यादा, तो इन्होंने टर्म कॉइन किया। फिर सेकंड जो एक कंटोर का जो शेप आया कि सेक्युलरिज्म वर्सेस मेजोरिटिज्म, जिसकी तुम बात कर रहे थे कि हिंदुइज्म की हेट्रेड वाले कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो मेजोरिटिज्म जो हमारा भारत है वो हिंदू है, राइट? तो वो एक कंटोर वो हुआ सेक्युलरिज्म वर्सेस मेजोरिटिज्म। और एक यूनिवर्सल फैक्ट है हमारे इंडिया या भारत के लिए कि मेजोरिटिज्म क्या है। मेजोरिटिज्म इज आवर नेशनलिज्म। तो वो भी एक फेज आया सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म का, जहां पे तुम्हारा बहुत ज्यादा कम्युनल थॉट्स जो होते हैं, ये सॉरी कम्युनिस्ट थॉट्स जो है डीप रूटेड होने लगे हमारे सिस्टम में। अब चेंज हो रहा है 2014 के बाद से। अब देखो एक शिफ्ट आ रहा है पैराडिग्म में हमारे इस प्रोसेस में। अब सेकुलरिज्म जो है तुम्हारा की कोई लेजिटिमेसी उतनी अरे है बट नहीं। लास्ट 10 साल में मैंने जैसे बात करी वक्फ की प्रॉपर्टी जो डबल हो गई पूपी, वो लास्ट वो 10 साल में ही हुई ना। वो फेज वही था तुम्हारा ना, सेकुलरिज्म वर्सेस वो मेजोरिटिज्म किसने और मतलब गवर्नमेंट को अच्छा नेशनलिज्म। दूसरी तरफ ये एक चीज मैं भूल गया। वो जो तुम्हारा जो टेम्पल्स को जो कंट्रोल करते हो, गवर्नमेंट जो है सारे टेम्पल्स को कंट्रोल करती है हिंदू के। तुम चर्च को नहीं कंट्रोल करते, तुम मस्जिदों को कंट्रोल नहीं करते। हिंदुओं के जितने भी पैसे आते हैं यू कैन नॉट मतलब अगेन हज को अगेन ये सब्सिडी देते हैं और अब वो हिंदुओं से वो अभिषेक निकालते हैं। बताएंगे। अब आप लॉ के तो एक्सपर्ट हो, तो ये जो सेकुलरिज्म वर्सेस मेजोरिटिज्म वाला फेज था हमारे कंट्री के लिए, हमारे भारत के लिए, तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है जो सारी चीजें रमेश पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मेजोरिटेरियनिज्म या क्या है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बिकॉज वो इसको एज अ टूल यूज करते हैं टू शो दैट मेजोरिटेरियनिज्म इज बेसिकली बैड। वो कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे जब मैंने आपको बताया कि ये हुआ कि स्टेट और पॉलिटिक्स को सेपरेट कीजिए, चर्च को और स्टेट को सेपरेट कीजिए, तो फिर हुआ ये कि जो ये स्टेट है यानी पॉलिटिकल पावर है ये किसकी होगी? तो हुआ ये क्वेश्चन कि ये नेशन स्टेट की होगी। अब ये क्वेश्चन हो कि ऐसा कौन सा नेशन है जिसमें सब एक ही नेशन की हो? तो फिर कम्युनिस्टों ने कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी उठाया कि विद इन एवरी नेशन देयर विल बी माइनॉरिटी। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, उसको अभी आप जाने दें, वो बहुत डीप है। उसको इंडिया में एक उसका भ्रंश है, दूसरा लॉजिक है जो यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, बट दैट इज ऑल प्रोपेगेंडा। आपका मेन प्रश्न ये है कि इंडिया का कम्युनिस्ट क्यों नफरत करता है इंडिया से या हिंदुओं से? इंडिया से मेरा पहला क्वेश्चन है, वो इंडिया से क्यों इंडिया नफरत मतलब करता हिंदू ही मानता है वो उसको, अदरवाइज तो इंडिया से हिंदू ही मानते हैं ना, मतलब इंडिया मतलब हिंदू ही हो गया इंडिया ना। तो बहुत अच्छा था। मुगलों के इंडिया से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको वो जितने नॉर्थ में मॉस्क बने हैं कम्युनिस्ट 1947 के बाद, उतने तो मुगलों ने भी नहीं बनाए थे। वो तो तोड़ते ही चले गए थे। उसके बाद तो दे रन द रॉयट। आज उत्तराखंड में, आज हिमाचल में क्या हो रहा है? हिमाचल में वो आदमी बताता है 10 साल पहले एक आदमी जीन्स पहने आया, आज वो संख्या लाखों में हो गई और वहां पे इतने मस्जिद आ गए। कैसे हो गया ये? क्यों हो रहा है ये? अरे हमारे जमाने में
देहरादून में हम जाते देखते थे, एक छोटा सा कस्बा था जहाँ पे मतलब एक बहुत कम, वो मतलब एक मंजिल थी, मतलब बोलते हैं कि वहां पे मुसलमान की मंजिल बोलते थे उसको, एक छोटा सा एरिया। आज की डेट में देखते हैं, बोलते हैं कि हर जगह मुसलमान बैठे हुए हैं। भाई वो 20% पर वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, खैर उस पर हम फिर कभी बात वो करेंगे। तो खैर बात अलग है। ये आर्टिकल देखिए, इस पे आपको समझ में आएगा। ये कार्ल मार्क्स ने लिखा, द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1853 में। ठीक, खैर कार्ल मार्क्स की तो क्या बोले। नहीं आप ये जो कम्युनिस्ट हैं ये तो कार्ल मार्क्स के हैं ना। व्हाट मेक्स देम कम्युनिस्ट? यही तो कि इनके वो उनका परम ब्रह्म है कार्ल मार्क्स। मैनिफेस्टेशन कभी माओइस्ट हो सकता है, कभी लेनिनिज्म हो सकता है, मगर उसके सेंटर में तो हमेशा कार्ल मार्क्स रहेंगे ना। कार्ल व्हाट मार्क्स डिड ही कार्ल बैठा है। मार्क्स थिंक अबाउट इंडिया? आपको ये समझना पड़ेगा क्यों ये वो इंडिया। एग्जैक्टली वही मैं बात बोल रहा हूँ। हाँ। यही आपको इसका आंसर यहां मिलता है। इंग्लैंड हैज टू फुलफिल अ डबल मिशन इन इंडिया। सुनिएगा इसको। One, if the other regenerating, the annihilation of old Asiatic society, and the laying of the material foundation of the Western society in Asia. अगर आप कार्ल मार्क्स हैं तो ये जो सेंटेंस है, ये वही सेंटेंस है जो मेरे लिए एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती है। वो कह रहा है कि इंग्लैंड, वो सारी दुनिया में कैपिटलिज्म का विरोध किया, इंपीरियलिज्म का विरोध किया, बट वो कह रहा है इंडिया में जो इंपीरियलिज्म इंडिया के लिए ठीक है। वो ये क्या कह रहा है कि इंग्लैंड को दो मिशन करने हैं। एक तो डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव क्या, कि एनाइलेशन ऑफ ओल्ड एशियाटिक सोसाइटी। जब आप उसको खत्म कर दोगे, ओल्ड एशियाटिक सोसाइटी, भारतीय समाज की सभ्यता को खत्म कर दोगे, उसके बाद आपको करना है लेइंग द मटेरियल फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी इन एशिया। तो पहले आप खत्म करोगे तब तो कुछ नया फाउंडेशन करोगे। ये है वो लॉजिक। आपको यहाँ पे मार्क्स, एंगल्स, इसको पढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, और वो हमेशा हर बात में, जो इंडिया का स्कॉलर है वो किसी, उसकी पढ़े लिखे होने की क्या टेस्ट है, वो साला किसी यूरोपियन स्कॉलर्स को कोट कर देगा। तो अगर आप मार्क्सिस्ट हैं और अंग्रेज ये काम नहीं कर पाए, तो आपकी तो ये तो आपका एंथम है, ये तो आपका कलमा है, ये तो आपकी गीता है। बात तो सही है। खैर अब सुनिए वो आगे क्या लिखता है। Arabs, Turks, Tatars, Mughals, who had successively overrun India, soon became Hinduized. The barbarian conquerors, being by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subjects. एक बार एक पाकिस्तानी स्कॉलर वो कह रहे थे इंडियंस अपने आप को सुपीरियर कहते हैं। वो आपका कार्ल मार्क्स कह रहा है इंडियंस को सुपीरियर, हम नहीं कह रहे। अगर आपकी आर्गुमेंट ये है कि ये इंडियंस अपने आप को सुपीरियर कहते हैं और इससे आपको दर्द है, तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि अरब, तुर्क, टाटर, मुगल्स, ये सब इंडियन सिविलाइजेशन के जो सुपीरियोरिटी के अधीन आ गए, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाए, ये सब इंडियनाइज्ड हो गए। द ब्रिटिश वर द फर्स्ट कंकरर सुपीरियर and therefore inaccessible to Hindu civilization. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting the native industry, and by leveling all that was great. और हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके कहते हैं कि थैंक यू। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि they destroyed India, they destroyed natives, they destroyed their industry, because when they came to India, India has contributed 25% of the world GDP. और India's world GDP was 25%. And when they left, it was reduced to 0.1%. और हमारे यहाँ के ये जो वेस्ट अपोलॉजिस्ट है, they will have you believe that ये वेस्ट है जिसने हमें बनाया। कार्ल मार्क्स कम से कम इतना तो सच बोल रहा था। ये बोलने के बाद भी कार्ल मार्क्स कह रहा है कि ठीक है, तुमने गलत किया, डिस्ट्रक्शन किया, वो जरूरी था डिस्ट्रक्शन करना। क्योंकि कार्ल मार्क्स को ये नहीं पता था, जब ओईसीडी की अभी कुछ साल पहले स्टडी करवाई गई इकोनॉमिक हिस्ट्री की, तो कार्ल मार्क्स को अगर ये बात पता होती तो ये नहीं लिखता कि इंडिया, वो ये कह रहा है ऐसा इसलिए जरूरी है करना क्योंकि जब तक इंडियन वेस्टर्न वैल्यूज के नहीं गवर्न होंगे, तब तक वो सिविलाइज नहीं होंगे, तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। जब इंडियन अपनी वैल्यूज से गवर्न होते थे तो दुनिया के 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते थे, जब वेस्टर्न वैल्यूज से आए तो 4% पे करते थे। और ये देखिए इन कम्युनिस्टों की हिमाकत, ये उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। इकोनॉमिक पॉलिसी लगाओगे कार्ल मार्क्स की, तुम इकोनॉमिक पॉलिसी लगाओगे 5 इयर्स की, और उसके बाद उसके रेट ऑफ ग्रोथ को कहोगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 4% रेट ऑफ ग्रोथ हिंदू का था, तो ये 25% रेट ऑफ ग्रोथ को हिंदू लिखने में तुम्हारे पेट में दर्द होगा। तो जो इन्होंने मोराल को तोड़ दिया हमारे समाज के,
अगर अंग्रेजों ने हमारे समाज को तोड़ा तो कम्युनिस्टों ने पोस्ट 1947 टिल 2014 दे हैव ब्रोकन द इंडियन मोरल इंडिया। बट ये इतने बढ़ कैसे गए कम्युनिस्ट इंडिया में? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मतलब इंडिया में इनकी तादाद कैसे बढ़ी? दे गॉट द पैट्रोनेज ऑफ द स्टेट। ऐसे लोगों को सिस्टम ऑफ पावर में भेजा गया। यार सिंपल इंडिया है ना, का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनता है एक मौलाना जो कह रहा है हमने कभी शरिया के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसको हिंदू सिस्टम के बारे में, वेद के बारे में, पुराण के बारे में कुछ नहीं पता है। ही वाज फॉर 10 to 15 इयर्स आपका एजुकेशन मिनिस्टर है। वो तो खैर एक मतलब महान एजुकेशन मिनिस्टर है, तो वो क्या अभिषेक मिश्रा को प्रमोट करेगा? वो 47 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो लीडरशिप इंस्टॉल की गई उसी ने प्रमोट किया। भाई आप नेहरू जी की चिट्ठियां अब रिवील होती हैं जिसमें वो कहते थे कि यार ये हिंदूज खत्म हो सिस्टम से तो बेहतर है। मैं जब प्रमेश, अगर आप याद करो, जब हम लोग कश्मीर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक ओपन स्टेटमेंट मारा था कि नेहरू फैमिली ट्री और ये फारूक अब्दुल्ला फैमिली ट्री इज क्वेश्चनेबल। एक ही फैमिली है यार, वो क्यों फारूक अब्दुल्ला को वो करता है? वो थोड़ा एज अ लॉयर मेरे प्रोफेसर एज अ डिस्टर्बिंग पॉइंट हो जाएगा, बट ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ किसी की ट्री कुछ भी हो, वो खैर हाँ सही बात है, उससे हमें क्या मतलब है। नेहरूवियन फिलॉसफी जो है वो एंटी हिंदू थी, इसमें क्वेश्चन हाँ, वो 100% थी। और कांग्रेस आज उसी को लेके चलती है, वो एंटी हिंदू है, वो तोड़ रही है इसको, सिस्टम को। अब आपको मोदीवियन फिलॉसफी अगर सरवाइव किया आने वाले ये जो क्रूशियल होंगे 2029 के इलेक्शन, क्योंकि एक ऑनस्लॉट तो मोदी जी झेल गए और वो ऑनस्लॉट किया गया जो मेन भारत की आत्मा थी कास्ट सिस्टम पे, उस पे ऑनस्लॉट किया गया। और मेरे ख्याल से मोदी जी की इतनी चमत्कारिक पावर थी कि वो इस ऑनस्लॉट को झेल गए, गवर्नमेंट तो जा ही रही थी। ये तो बात सही है, ठीक है ना, डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग गुड, सिंस ही वाज ही इज आल्सो ऑर्डेन्ड, इज आल्सो कि वो बच गए। अगर 32 सीट का डेफिसिट है आज के डेट में पावर में और उसमें, लेकिन फिर वही है कि उनको अगर यूपी ने झटका दिया तो फिर वैसे कोई, अरे ये साउथ वालों ने फिर इनको इस बार सहारा दिया। चंद्रबाबू नायडू जो है वो इसलिए भी कमजोर हो जाते हैं क्योंकि पवन कल्याण है, जो चंद्रबाबू नायडू जब जेल में थे तो पवन कल्याण खड़ा होकर के उनके फेवर में आया और उसने कहा कि मैं तो हिंदुत्व की सरकार चलाऊंगा। इसलिए आज देखिए जरा डिसीजंस ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्या क्या वो ले रहे हैं मंदिरों के लिए, 25,000 रुपए, 10,000 रुपए, ये सब चीजें देने फिर से शुरू कर दिए। तो का भी रिवाइवलिज्म हो रहा है। अगर हिस्ट्री सही लिखी जाएगी इन फ्यूचर अभिषेक जी, तो मुझे लगता है ना 2014 ऑनवर्ड्स एक एरा ये डॉक्यूमेंट होगा कि आपका मेजॉरिटिज्म जो है वो कैसे नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है इंडिया में। ये एक फेज है। वर्ड से बड़ी कोफ्त है, उसका रीजन ये है ना शालीन साहब कि ये नेशनलिज्म एक बैड वर्ड है। उसका कारण ये है क्योंकि नेशनलिज्म यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सही बात है। आप कॉमनवेल्थ की बात करना, इंडिया में नेशन क्या है भाई? ये उत्तराखंड से आते हैं, कोई तमिलनाडु से आता है, इनका नेशन और उनका नेशन क्या हो सकता है? नेशन की डेफिनेशन क्या होता है? कम्युनैलिटी ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन लैंग्वेज, फूड एंड सर्टेन अदर प्रैक्टिसेस, ये नेशन बनाता है। इंडिया बाय डिफॉल्ट मल्टी नेशन है भाई। इंडिया कॉन्टिनेंट है भाई, सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया की कंपैरिजन यूरोप से की जा सकती है। जो आज अमेरिका सक्सेस ऑफ प्लूरलिज्म की बात करता है, इंडिया ने पहले ही कर दिया था। आप बंगाली एक जैसे नेशन क्या, जर्मन एक नेशन है, क्यों नेशन है? क्योंकि जर्मन अलग लैंग्वेज है। फ्रांस एक नेशन है, क्यों नेशन है? फ्रेंच। अगर आप इस्लामिक नेशन की बात करेंगे, इस्लामिक उम्मा की जो भी कलमा पढ़ ले वो एक नेशन का पार्ट बन जाता है। ऐसे नेशन की कई डेफिनेशन। इंडिया नेशन में विश्वास नहीं करता, जिसको आप बात करें कॉमनवेल्थ जो बनेगा, कॉमनवेल्थ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवाद आप कहें, राष्ट्रवाद कभी किसी को छोटा नहीं दिखाता। नेशनलिज्म एसेंशियली फैसिज्म है। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आई एम सुपीरियर देन यू, आई एम बेटर देन यू, माय क्लैन, माय लैंग्वेज इज बेटर देन यू। इंडिया में कब कहा कि माय लैंग्वेज इज बेटर देन यू? भारत में एक समय, मैं वही एक बात चर्चा कर रहा था, एक समय ये होता था कि ये अमिताभ बच्चन अच्छे हैं या रजनीकांत अच्छे हैं, लेकिन देखिए ये भारत की फिलॉसफी का डेप्थ की आज से 30 साल पहले जिनको हमको लड़ाया गया, आज आते आते ये हो गया कि अब पैन इंडिया फिल्में बन रही है, एक फिल्म होती है, कई भाषाओं में डब होती है। पहले ये था कि रजनीकांत को नॉर्थ नहीं एक्सेप्ट करेगा और अमिताभ को साउथ एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अल्लू अर्जुन की पिक्चर, यही है भारत की वो जो जितना दबाया ये उतना बाहर आया। अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई, वो जमीन से रूटेड थी, लोगों ने व्हाट एक्सप्लेन्स द सक्सेस ऑफ कांतारा। कांतारा की सक्सेस क्या एक्सप्लेन करती है कि कांतारा में जो गुलिगा है, जो लोकल गॉड है, उसको कोई उत्तराखंड का आदमी कह रहा है यार हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हम भी करेंगे, हमारे यहाँ भी एक ऐसा लोकल कुल देवता होता है। तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और आप देखिए जब ऑस्कर मिला नट्टू सॉन्ग को, वो तो तेलुगु में था, मगर पूरी टीम ने डिसाइड किया दे विल टॉक इन हिंदी ऑल्सो। आप समझ रहे हैं? सो ये भारतीय जो कल्चर है ये फिर से हावी होगा। और क्यों हावी होगा? क्योंकि इसको देखिए सत्य क्या है, ये एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है। अल्लाह सत्य है, जीसस सत्य है, राम सत्य है, ब्राह्मण सत्य है, वेद सत्य है, क्या सत्य है? इसकी क्या परिभाषा है? इसकी क्या टेस्ट है? क्या एविडेंस है इसका? अगर हम किसी बात की ट्रुथ को, हालांकि ट्रुथ और फैक्ट में यही अंतर होता है, क्योंकि फैक्ट को तो आप एविडेंशियरी वैल्यू से एस्टैब्लिश कर सकते हो, ट्रुथ को एविडेंशियरी वैल्यू की जरूरत नहीं होती। क्योंकि ट्रुथ को अगर आप एविडेंशियरी वैल्यू से फॉल्स भी स्थापित कर दो तो भी नहीं होगा, वो बाद में अपनी रंग दिखाता है। जैसे अरब में मंदिर का खुलना ये ट्रुथ का फिर से रिवाइवल है। पॉइंट ये कि ट्रुथ, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रुथ की सबसे विशेषता है कि व्हाट इज नॉट फैक्ट, ट्रुथ इज सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ सपोर्टेड, सेल्फ नर्चर्ड, सेल्फ फ्यूल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड एंड सेल्फ कवर्ड। सत्य के लिए आपको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, इसलिए हिंदुइज्म सर्वाइव कर गया। बाकियों के सत्य को एग्जिस्ट करने के लिए इस्लाम के सत्य को स्टेट के बिना प्रूव ही नहीं किया जा सकता, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगा। इस्लाम नीड्स द पैट्रोनेज ऑफ स्टेट, बट Hinduism does not need, because Hinduism has survived for 1000 years despite anti-Hinduism और despite no patronage। कौन पिछले 800-900 साल में किसने हिंदुइज्म को पैट्रोनेज किया? लोग तो अटैक करते रहे, अटैक करते रहे, 1000 साल तक आके तो यही सिखाया ना कि एक गॉड है, ये सब गलत है, तुम्हारा भगवान। उसके बाद कैसे बच गया? यहीं पे बचा है। नहीं, आप आगे भी जाएं तो जैसे जहां बुद्धिज्म गया वहां गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं मैं बताऊं, जैसे बोला कि अगर मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे बाकी जगह पेगनिज्म वगैरह जैसे इनको खत्म किया गया है, एक was a word which is very offensive। लेकिन मेरा ये प्रश्न है प्रवेश जी, जिसको मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि आप बताएं कि 1000 साल तो मान लेना, 800 साल मान ले, मेरे हिसाब से इंग्लैंड प्लस अदर रूल्स मिला के 700-800 साल तो बनते ही है पूरे इंडिया पे, छोटे छोटे इंडिया पे, बिकॉज इंडिया, यूके भी कभी, इंग्लैंड भी पूरे इंडिया पे काबू नहीं कर पाया, ठीक है ना। प्रिंसली स्टेट स्वेच्छा से उनके अंडर में चले गए, ये एक अलग बात है। बट पॉइंट ये है कि कैसे बचे हम? क्यों आप अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हो? जब मैं बच्चा था तो मुझे ना ये सब चीजों से बड़ी कोफ्त होती थी। जब मेरी माता जी पूजा करवाती थी, रुद्राभिषेक करवाती थी, मुझे गुस्सा आता था। लेकिन धीरे 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 मेरे अंदर बदलाव आया। अब मैं इसमें आस्था तो ना देखूं भले, लेकिन मैं इसमें अपनी इतिहास देखता हूँ, तो कल्चर देखते हैं ना बेसिकली हम, उसमें कल्चर देखता हूँ। अब मैं उसको बड़े प्यार से करता हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मेरे घर में हो। एक मैंने अपने जीवन के अधिक समय तक ये प्रैक्टिसेस का मजाक उड़ाया है, मैंने किया है ये बात, सही बात है। आज अपने जीवन के उस उत्तरार्ध में, जब मैं अब मिडिल क्राइसिस में हूँ, 43 साल का आदमी मिडिल क्राइसिस का ही आदमी होता है। आने वाले जो 20-25 साल अगर मुझे ईश्वर ने दिए, तो मैं इन प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करना चाहूंगा। और उसका मैं आपको एक कारण बताऊं क्यों। कई बार एक एक सेंटेंस बड़ा काम कर जाता है। मैं जब बच्चा था तो मेरी माता जी पूजा पाठ करवाती थी कि मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, जो उनकी समझ थी। आज माता जी नहीं है तो मैं बहुत मिस करता हूँ उस बात को। मेरे एक लॉयर गुरु जी थे, श्रीनाथ त्रिपाठी जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं एक सेल्फ मेड मैन हूँ, अपनी जिंदगी में बड़े हम्बल बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुंचा, स्कॉलरशिप ली, सब कुछ लिया। लेकिन अगर मुझे कई बार जैसे होता है ना कि उंगली थामना, किसी ने की मेरी, तो वो 2 सिचुएशन पे मुझे उन्होंने किया। और उनको मेरी, परहैप्स नॉट मेनी पीपल बिलीव्ड इन माय टैलेंट, बट मेरे वो गुरु जी हैं तो उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। जब मैं एज अ लॉयर, एक यंग लॉयर पहुंचा था ट्रेनिंग के लिए उनके पास,
कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है तुम आओ, और स्पेशल इंटरेस्ट लिया, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करने की कोशिश की, उन्होंने फाइल्स दिया कि इसको पढ़ो, वो चाहते थे कि मैं अच्छा करूं। तो जब मैं त्रिपाठी जी, गुरु जी कहते हैं उनको, उनके पास गया जब मैं, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा, ये पूजा पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पंडित पे बात हुई थी, मैंने कहा सर ये तो लोग आते हैं, लूटते हैं, खाते हैं, ये हमको सिखा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है अभिषेक कि वो एक परंपरा का वाहन कर रहे हैं, और कोई उनको चीज नहीं आती, और अगर तुम ये नहीं करवाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए ना जीवन जीने के लिए। अगर कोई ब्राह्मण करके उसने आपके रीति रिवाज में विवाह कराने में, मृत्यु कराने में, गृह प्रवेश कराने में, अगर वही उसके जीवन का सहारा है, तो हम उसको गरीब और भिखारी बना के रखें, वो कोई घर ना बना ले, उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में ना जाएं। उसकी गलती ये है कि वो आपके, आज आप देखिए इस्लाम में मौलवी और ये लोग जो होते हैं, जिस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं, हमने अपने पंडित पुजारियों को भिखारी बना के रख दिया, वो छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो कौन करेगा इसका? अगर आपको एक पूजा करवाने से आपके घर में, आज भाई एक अच्छा घर चलाने के लिए 1.5 लाख रुपए तो चाहिए ना, कि मैं गरीबी में रहूं। आप उसको दान दक्षिणा नहीं देना चाहते, और भाई अगर आप जकात का ही कॉन्सेप्ट ले लें, आप दान ही समझ के करवाओ यार, 10 पूजा बुलाओ पुजारी जी को। अगर वो साल के 15 लाख 16 लाख कमा के अच्छा घर बना के चले, तो क्यों नहीं चले? वो क्या पुजारी हैं तो वो जरूरी है कि वो सुदामा की तरफ वो आटा फाक के जिंदा रहे? नहीं, तो वो तो हमें मतलब सिखाया गया ना। अब जैसे स्टोरीज भी देख लो, अगर जितनी पुरानी स्टोरीज होती हैं, उस सब स्टोरीज में कैसे शुरू होती है, एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण था, मतलब ब्राह्मण को वृद्ध और गरीबी बनाया गया था। गरीब वृद्ध और क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है ना, दरिद्रता से जूझता हुआ ब्राह्मण होता हमेशा से। वही देखिए हमारी मैं टेक्स्ट यहाँ बुक की जो पे स्टोरी, इसको भी समझ, मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, ब्राह्मण और पुजारी में अंतर है। हाँ ब्राह्मण दरिद्र मतलब, हो, हाँ मतलब वो तो खैर टेक्निकल बात हो गई। ब्राह्मण दरिद्र हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अगर शिक्षा में जा रहा है तो उसको कहा कि भाई तुम इन चीजों से दूर रहो, क्योंकि तुम ज्ञान की प्राप्ति में लगे हो। वो अगर वो अलग ब्राह्मण है, ऋषि है, मुनि है, तो शायद उसका जीवन ऐसा होगा जो दारिद्र्यपूर्ण होगा, मुझे कोई अपेक्षा नहीं उससे। लेकिन हमारा पुजारी जो है, कौन आपके घर में इन वेद वाक्यों को जिंदा रखेगा अगर हम इनको पैसा नहीं देंगे? मैं तो आह्वान करता हूं उन लोगों का जिनके पास क्षमता है कि अपने इलाकों में मंदिर बनवाइए और अपने इलाके में इन लोगों को बुलाइए, ताकि ये साल के 10 लाख 5 लाख कमा सके, 10 लाख 12 लाख कमा सके अपना घर। सही बात है, और क्या, सही बात है। वरना खत्म हो जाएगी ये सिस्टम। आपने इनके पॉलिटिकल पावर तो ले रखी है ना, इनका पॉलिटिकल में तो कोई मुदाखलत नहीं, ये तो हमको आपको ये नहीं बता सकते कि किसके साथ रहना है, किसके साथ रहना। लेकिन यदि आपके घर में सावन का सोमवार का पूजा हो रहा है तो कोई तो करवाए। अगर वो एक मारुति से उतर रहा है और एक अगर उसने भी किया गाड़ी ले ली है, तो ऐसा क्या आफत आ गया भाई? उसका भी तो वो धर्म है। तुम भी तो ज्ञान सीख करके उसको कमर्शियली यूटिलाइज कर रहे हो। तुमने क्या छोड़ दिया? अगर तुम IIT से इंजीनियरिंग की डिग्री ले आए तो उसका पैसा ही तो मांग रहे हो, और अगर उसने गुरुकुल से जाकर के ये कर्मकांड की शिक्षा ली तो उसका पैसा ना ले, तो तुम भी छोड़ दो फिर ग्राम का IIT। तुमने अगर शिक्षा ली इंजीनियरिंग की तो फ्री में दो लोगों को। हाँ, सही बात है, और क्या, और क्या, सही बात। ज्ञान तो ज्ञान है ना। तो ये तो हमारे आपके सिस्टम में हमें शुरू करना पड़ेगा। इन्होंने खत्म कर दिया हमारे जैसे। मैं यंग एज में गुस्साता था पूजा देख करके, भाई मुझे याद है मेरी माँ, हमारा इंडोक्ट्रिनेशन वैसे ही हुआ ना। ये भी अभिषेक जी, ये भी तो बहुत बड़ा कम्युनलिज्म का इम्पैक्ट था हमारे समाज पे, हमारी कल्चर था भाई। तो हिंदुइज्म की ये जो खत्म की गई, जो खत्म किया गया, पहले तलवार मारा गया, उससे साले बच गए। सोचिए, ये भी कोई छोटी वोटी लोग नहीं है। ये बड़े बड़े ये चंगेज खान और ये कुबलाई खान, ये लोग रातों रात मुस्लिम हो गए। लेकिन ये कौन कम्युनिटी है? लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को नहीं जीता जा सका, अफगानिस्तान ये। अरे भाई, अफगानिस्तान इज नॉट द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, इंडिया इज द क्रेमेटोरियम ऑफ एम्पायर्स। सही बात है। इंडिया ने बड़े बड़े एम्पायर्स को, मुगल हो, तुर्की हो, ब्रिटिश हो, पोर्टुगीज हो, सबको आने दिया। हमको झटका लगा, लेकिन बैटल की बात नहीं है, बात तो वॉर की है, बात तो इंडिया की प्रिजर्वेशन की है। आज भी शंखनाद होता है मंदिरों में। सही बात है। और इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। हम सारे कल्चरों का सम्मान करते हैं। आप आइए, हमारे यहाँ चर्च भी होने चाहिए, मैं चर्च का भी सम्मान करता हूँ, हमारे यहाँ मॉस्क भी होने चाहिए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन भारत की आत्मा मंदिर है।
बेसिकली वो कल्चर हो गया ना इंडिया का। यस। तो मैं तो, जो हमारे दर्शकगण हैं, जो सक्षम हैं, जो सुन रहे हैं, आप साल में कम से कम 50,000, 1,00,000, जो भी आपकी क्षमता, पूजाओं के नाम पे रखिए। साल में हर 2 महीने पे कुछ पूजा करवाइए, कभी सत्यनारायण की पूजा, कभी जो भी आपकी खुशी हो, ताकि उन लोगों का जीवन यापन हो सके। सही बात है। क्योंकि ये जवानी और ये सेक्स और ये दारू, ये सिर्फ खेल होता है 18 से लेकर के 38-45, उसके बाद सही आप बात। उनकी। अब मैं सुन रहा था, रणवीर कपूर ने भी बोला, मैंने सुना था कि बाहर की जो बिरयानी है वो घर की दाल चावल से बड़ी अच्छी होती है, उसने भी अंत में ये कह दिया कि घर की दाल चावल ही अच्छी होती है। अब उनको भी भिंडी की सब्जी अच्छी लग रही है आजकल। हाँ, अंत में वही अच्छा है। तो हमें भी अपने समाज को जागरूक करने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों में ये जागरूक करने की जरूरत है। अगर आप बर्थडे में केक कटवा रहे हैं, कटवाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक शाम को पूजा ऑर्गेनाइज कर दीजिए। नहीं, उससे ये एक हंसी चीज तो है, खुशबाबेशे और करवा मतलब दीजिए। बिना पॉलिटिकल उसमें घुसे हुए, अब आप देखिए हमारी गीता प्रेस जो है स्ट्रगल कर रही थी, आप तो जानते होंगे अभिषेक जी गीता प्रेस क्या चीज है, तो स्ट्रगल कर रही थी। और कितना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ क्योंकि मैं गीता प्रेस को देखा है हमने बचपन से। मेरे पास थी यहाँ भी, यूएस में आज भी किताबें जो है गीता प्रेस की हैं, सब मैं वही पढ़ता हूँ, जितनी भी मतलब रिलीजियस बुक्स होती हैं। अब वो जो चेंज 2014 के बाद से आया है, हमारा जो यूथ है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब वो उस चीज को समझता है, और यूथ ने कंट्रीब्यूट कितना किया गीता प्रेस को रिवाइव करने के लिए, उसको देख के अब मेरे को खुशी होती है। तो यूथ, पहले के यूथ को डिस्कनेक्ट किया गया। हाँ, नहीं अब उसको हम एक वही है ना, अब लेसन हम लोग को एस्टैब्लिशमेंट दे वापस करके आ रहे हैं। उसको ये कंपेयर किया गया, देखो अमेरिका में तो अगर देवी लक्ष्मी नहीं होती वहां अमीर कैसे हैं? अरे भाई, उनके यहाँ भी उनके भगवान को तो नहीं मानते वो, उनके यहाँ भी गॉड ऑफ। मैं अभी रशिया गया था, मॉस्को, मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे ना वो एक मॉस्को के एक बड़े पार्क में ले गई। उस पार्क में उन्होंने दिखाया जो स्लाविक गॉड हुआ करते थे प्रायर टू क्रिश्चियनिटी, वहां पे थे, उसमें भी गॉड ऑफ मनी थे, हर जगह था भैया। लक्ष्मी आपकी कर्म की बात करते, उसका एक विजुअल मैनिफेस्टेशन है, और नारी को दिया गया ये सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन। अभी हाँ। आपको सॉरी मैं कट कर रहा हूँ रमेश, फ्रेस्नो में, कैलिफोर्निया में एक जगह है फ्रेस्नो, एक हाँ, शहर है। फ्रेस्नो है। तो फ्रेस्नो टाउन में तुम जाओ, वहां पे तुम्हें एक ग्रीक टेम्पल मिलेगा, मैं खुद गया हूँ। और वहां पे जाओ, वहाँ कुछ ममीज हैं 2-3, और उन ग्रीक के भगवान लोग बने हुए हैं। उसमें तुमको हनुमान जी मिलेंगे, थोड़ा सा सर पे अलग है, और तुमको गणेश जी मिलेंगे, बड़ी बड़ी ऊंची 7 से 8 फुट की मूर्तियां हैं। अच्छा, मैं मोबाइल में ना, मेरे पुराने वाले मोबाइल में फोटो होगी, मैं अपने बच्चों के साथ गया हुआ था, मैंने फोटो भी खींची है, मैं भेजूंगा। और मैं दंग रह गया देख के कि ये क्या है, तो ऐसा क्यों है ना, तो मतलब ग्रीक टेम्पल है, पुराना है। और दो सिमिलरिटीज तो बहुत है ही ना, ग्रीक और इंडियन। सारा मम्मी, पहले इंडिया का वैसे ही तो था पहले। हाँ, 2 मम्मीज हैं, तो सब तो है। नाउ वेस्टर्न कम्युनिटीज आल्सो रियलाइजिंग स्लोली स्लोली। वेस्ट को इतना ही रियलाइज कर लेना है कि सबको जीने दो, सबसे बड़ी बात यही है। यस। वरना आप ये कहिए कि वेस्ट एकदम हो गया और वो प्रोसेलिटाइजेशन नहीं करते, ऐसा नहीं है। क्या नहीं कहा उन्होंने अभी जो वो थी उनकी बांग्लादेश की वो, कि वो क्रिश्चियन वो बनाते, मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का वो पढ़वा ही दिया। हाँ। शेख हसीना की बात कर रहे हैं ना आप, शेख शेख हसीना हसीना ने कहा ना कि क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहती है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिखा दिया ना कि कैसे इंडोनेशिया में कैथोलिज्म का आज वो नया ट्रेड सेंटर है। जब आप करते हो तो आपकी सारी की सारी लॉयल्टी तो इटली की तरफ हो जाती है, रोम की तरफ हो जाती है। रिलीजन स्पिरिचुअलिटी में आपकी किसी से लॉयल्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये कि जब आप स्पिरिचुअल और लीगल लॉयल्टी चेंज कर देते हो, यही बात सावरकर ने कही थी, उसके ऊपर बहुत गालियां पड़ी उनको। वो तो खैर अलग ही है। पॉइंट अब भाई, अब इंडिया की देखेंगे, इंडिया अपने रूल के हिसाब से खेलता है। अच्छा, जब हम प्रोसेलिटाइज नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं करते, तो हम प्रोसेलिटाइजेशन करने भी नहीं देंगे, ये ताल ठोक के कहो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मिला है तुम्हें, तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन कोई कन्वर्जन और ये सब नहीं होगा। तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें चर्च चाहिए, ले लो, बना लो चर्च, मगर ये कहो कि हम लीगल सिस्टम ना,
गॉड, यू आर वेलकम टू एक्सेप्ट एनी गॉड। 4,73,000 गॉड है। जैसे मैंने कहा कि ये कई लोग कई बार समझते हैं जो अब्राहमिक फेथ वाले हैं, अच्छा ये अब्राहमिक भी नहीं है। बेसिकली अब्राहम का फेथ जूस का अलग है, क्रिश्चियंस अब्राहमिक तो नहीं है, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज़ दे आर नॉन अब्राहमिक, दे आर बेसिकली यूरोपियंस। और अरब्स भी नॉन अब्राहमिक है, क्योंकि वो अब उनका अगर ये कह लें कि हम याकूब से या आइजैक के बेटों से उनका रिलेशन है तो बात अलग है, लेकिन पॉइंट क्या, वो अब्राहमिक तो वो तो अरबी है। सो बॉटम लाइन कि हम अपने रूल से क्यों नहीं खेल रहे? उनकी जरूरत है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, चेंज ऑफ प्रोसेल्टाइजेशन। इंडिया में फर्मली बंद करना चाहिए, कोई प्रोसेल्टाइजेशन नहीं होगा। तो मानना है जीसस का, इसको माने, मगर आप ये कहो कि हम लॉ मानेंगे, हम ये मांगेंगे, कुछ नहीं, लॉज एक रहेंगे। इसीलिए यूसीसी की जरूरत है। यूसीसी तो खैर एक सेपरेट ही टॉपिक है, उस दिन कभी उसमें भी बात करेंगे। हाँ, यूसीसी पे एक अपना डिबेट रखेंगे, वो भी एक मस्त होगा। जरूर रखेंगे। खैर आज के लिए तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही कर लिया, कितना घंटा हो गया, मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड तो बन गए होंगे इसके।